एक तो इस चैंटिंग के माध्यम से वो पाली भाषा को जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक ही अथक प्रयास है कि यस, हमें सिर्फ पाली भाषा में पाली ही में ही चैंटिंग करना है। करनी है। हाँ, तो ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हाँ, बल्कि 27 देशों की अनेकता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक हो जाती है। राइट, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। एग्ज़ैक्टली, तो वो हाँ। तालियां बजाते हैं जोर से, तो उसी से पता चलता है कि लोग बहुत उत्साही हैं। हुँ, तो हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष अपना ज्ञान लोगों में बांटा, तो वो पुस्तकें वो वहां से लेकर के जाएंगे, और वो पुस्तकों को जब जब वो देखेंगे तो उन्हें वो धरोहर याद आएगी जो बोध गया में वो देख कर आए हैं। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास शख्सियत है, अय्या साक्य धम्मदिना जी। अय्या जी की विशेषता ये है कि इस वर्ष जो बोध गया में 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह होने जा रहा है, उसके वो ट्रेजरर हैं और साथ ही साथ बोधिपक्य धम्म फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अय्या जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बार जो है भारत आयोजन कर रहा है त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का, और देश भर में इस संदर्भ में काफ़ी चर्चाएँ भी है, काफ़ी उत्सुकता भी है, काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। लेकिन कुछ लोगों के सवाल भी है, उन पर हम बातचीत करना चाहेंगे कि त्रिपिटक चैंटिंग मतलब जिसे हम सज्जायन भी कहते हैं, बुद्ध के वचनों का जो पाठ है विशेषतः पाली में, उसका उद्घोषण करना मतलब उसका वाचन करना। तो लोगों के सवाल जो आए हैं इस संदर्भ में कि बुद्ध वचनों के केवल उद्घोषण से या उसके पाठ करने से क्या हासिल होगा? और ये त्रिपिटक चैंटिंग समारोह जो है, ये समारोह क्या क्या केवल चैंटिंग तक सीमित है या इसमें और कुछ अलग-अलग एलिमेंट्स भी हैं? जी, हमारा त्रिपिटक चैंटिंग, त्रिपिटक जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध की जो वाणी है उसे जी। 3 भागों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो भगवान बुद्ध की वाणी का उद्घोषण बोध गया में 19 वर्षों से हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, और इस वर्ष भारत उसका पहली बार मुख्य आयोजक देश बना है। भगवान की वाणी जो है, हम जानते हैं कि भगवान की वाणी से ही जो हमारा इतिहास 2500 वर्ष पूर्व जो शुरू हुआ, भगवान की देशना जिस भाषा में शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे जब भारत अनेक आक्रमणों से गुजरा, उस समय में वो पाली भाषा लुप्त होती चली गई। राइट। तो भगवान की जो वाणी है वो पाली भाषा में है, जो मूलतः मगधी भाषा थी, तो उस भाषा में है। एक तो इस चैंटिंग के माध्यम से वो पाली भाषा को जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक ही अथक प्रयास है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्थान, ये सभी हमारे भारत की एक आध्यात्मिक धरोहर है, और ये आध्यात्मिक पूरे विश्व से भारत में लोग आते हैं, तो धर्म को खोजने आते हैं, आध्यात्मिकता को खोजने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी और शांति एकांति को खोजने आते हैं। तो ये जो चैंटिंग है, ये इसका माध्यम है कि हम भगवान बुद्ध की 2500 वर्ष पूर्व की जो आध्यात्मिक धरोहर है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर सकें। तो निश्चित रूप से इससे बुद्धिज्म को पुनर्जीवित करने में, भगवान की वाणी को शुद्ध रूप में पुनर्जीवित करने में, क्योंकि हम लोग आज कितने ही अनुवाद करें, अन्य भाषाओं में बहुत से अनुवाद हुए हैं, लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति पाली भाषा को जानना शुरू कर देगा, राइट। तो निश्चित रूप से वो जो अनुवाद है वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे अनुवाद हमें त्रुटियां भी मिलती हैं, और त्रुटियां होने के कारण हम भगवान की वाणी को गलत रूप में भी समझने लगते हैं। राइट। लेकिन इससे पाली भाषा को बल मिलेगा, और पाली भाषा जब आम बोलचाल की भाषा में आने लगेगी, तो राइट। लोगों को शुद्ध पाली से शुद्ध भगवान बुद्ध की वाणी भी सीखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो बहुत सारे लाभ हैं। हुँ। इसके अलावा जो हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है, हाँ, जो हाँ। भगवान बुद्ध की, क्योंकि अभी हम जानते हैं पिछले वर्ष भारत सरकार ने भी पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, राइट। और शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और उस क्राइटेरिया में वो फिट बैठती है पाली, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ हैं पाली भाषा के जिनमें अथाह ज्ञान का सागर भरा हुआ है, जो 2500 वर्षों से लोगों को प्रज्ञावान बना रहा है। तो उसे भी पुनर्जीवित, सिर्फ त्रिपिटक ही नहीं, त्रिपिटक के अलावा भी उसके राइट। बाद में भी ना जाने कितने सारे अरहंत भिक्षुओं के द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई जो पाली भाषा में लिखी गई। तो उन सभी को भी जो है पुनर्जीवित करने के लिए हमें इससे बल मिलता है। तो ये जो समारोह हो रहा है, इस समारोह में लगभग कितने देश अब तक सम्मिलित हुए? कितने देशों ने इसका आयोजन इससे पहले किया था? और ये जो 2025 में होने जा रहा है, तो कितने देश इसमें सम्मिलित रहेंगे? और देश भर से कितने लोग यहाँ आने वाले हैं? और साथ-साथ में कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं, और साथ-साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे, कुछ फॉरेन के मंक्स भी यहाँ आने वाले हैं। इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। 2006 में ये शुरू हुआ, तो राइट। बहुत कम देश इसमें प्रतिभागी हुए, हाँ, हाँ। परंतु 19 वर्षों की निरंतर मेहनत के बाद में आज 27 देश इस
अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह में प्रतिभाग करते हैं। ओके। 27 देशों के लोग, 27 देशों से भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ राइट। सभी आकर के विभिन्न परंपराएं, विभिन्न उनके अपने अपने देश से जो बौद्ध परंपराएं वो लेकर आते हैं, और हर हर तरह का कॉस्ट्यूम है, डांस है, बुद्ध प्रतिमा को किस प्रकार से सजाते हैं, वो सारा एक विभिन्न रंगों से भरा हुआ, जैसे हम बोलते हैं अनेकता में एकता, तो वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। ये Great. अनेकता में अनेकता जो है वो केवल भारत के विभिन्न राज्यों की नहीं, हाँ, बल्कि 27 देशों की अनेकता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक हो जाती है। राइट। इस संदर्भ में एक बात और मुझे जानना है कि ये जो समारोह होता है पूरी तरह से जो डिवोटीज होते हैं या उपासक होते हैं वही दान करते हैं, तो इस समारोह में लगभग 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, और 13 तारीख को जो एक जेठियन वैली वॉक होता है उस संदर्भ में बताइए। 2 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है। 2 हाँ, हाँ। तारीख को सुबह 8 बजे से एक ओपनिंग सेरेमनी होती है। ओके। ओपनिंग सेरेमनी का जो प्रोसेशन होता है, जो झांकी होती है एक तरह से, वो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर झांकी होती है, हाँ, जिसमें सभी देशों के लोग अपने अपने कल्चर, अपने अपने कॉस्ट्यूम, अपने अपने तरीके से बुद्ध प्रतिमाओं को सजाते हैं, और थाई विहार से लेकर ओके। के और काल चक्रा ग्राउंड तक वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 घंटे की रैली होती है। हम्म, वो पूरा ऐसा भर जाता है कि सब देशों के लोग वहां दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं उनके, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, पंचशील के फ्लैग, बुद्ध प्रतिमाएं अलग अलग देशों की, सब बहुत सुंदर सजी हुई होती हैं। और 10 से 11 बजे के बीच में काल चक्रा में आते हैं। काल चक्रा में कोई ना कोई उस दिन ओपनिंग सेरेमनी के लिए चीफ गेस्ट आमंत्रित किए जाते हैं, उनके द्वारा में एक ओपनिंग स्पीच होती है। ओके। इसके पश्चात में सभी को भोजन दिया जाता है, और फिर मेन टेम्पल में जाकर ओपनिंग स्पीच के साथ में, ब्लेसिंग्स के साथ में वो कार्यक्रम शुरू होता है। ओके। तो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये चलता है। सुबह 5:30 से 6 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, सभी के लिए रहता है 6:30 बजे तक। अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां आते हैं तो सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ब्रेकफास्ट ये होता है। कंपल्शन है कि सुबह आपको जल्दी उठना है। हाँ, सुबह जल्दी उठना है। ठंड का मौसम रहता है तो हाँ। बहुत सारे लोग नहीं भी उठते, परंतु ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, ओके। क्योंकि 7 बजे से चैंटिंग हमें स्टार्ट करनी होती है, और इसलिए 6:30 बजे तक चैंटिंग टेम्पल में ब्रेकफास्ट होती है, मेन चैंटिंग टेम्पल। टेम्पल में होती है। हाँ, 7 बजे से चैंटिंग स्टार्ट होती है, 11 बजे तक चैंटिंग चलती है, ओके। जिसमें आपको बीच में एक ब्रेक भी दिया जाता है, 15 मिनट्स का टी ब्रेक, ओके। ओके। और उसमें आपको चाय, पानी या कोई और कुछ दान देना चाहता है तो वो दे सकता है। राइट। फिर उसके बाद में लंच ब्रेक काल चक्रा में ही होता है 11 से लेकर 1 बजे तक। ओके। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं सभी के पास में रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूर होना चाहिए। हाँ, हाँ। एक रजिस्ट्रेशन लिंक बना है, उस पर आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए। जिसके पास में वो कार्ड होगा, काल चक्र में भोजन और नाश्ते के लिए अनुमति उसी को मिलेगी खाली। ओके। उसके बाद में 11 से 1 में लंच होता है। 1 बजे से फिर से मेन टेम्पल में चैंटिंग शुरू होती है। ओके। तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक चैंटिंग होती है, हाँ, उसमें हाँ। भी एक टी ब्रेक होता है बीच में। अच्छा। ये तो पूरा दिन का चैंटिंग का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा शाम को रोज हाँ, हाँ। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनेक अनेक देशों के भिक्षु संघ आते हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु संघ है, बहुत ही प्रज्ञावान भिक्षु संघ है, शीलवान भिक्षु संघ है, वो आते हैं और उनके द्वारा धम्मदेशनाएं होती हैं। ओके। तो इस साल थाईलैंड से, कंबोडिया से, श्रीलंका से, इंग्लैंड से, अनेक अनेक देशों से वहां पर भिक्षु संघ प्रत्येक दिन अलग अलग संघ की देशना होती है, धम्मदेशना बोधि वृक्ष के नीचे। इसके बाद में शाम को 7:30 बजे से हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है। ओके। इस साल क्योंकि भारत चीफ ऑर्गेनाइजर है, और हम जानते हैं कि भारत में अनेक 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 विविधताएं हैं, परंपराएं हैं, तो भारत के अनेक अनेक राज्यों से सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर के लोग आने वाले हैं। 2 तारीख को वहां पर सांस्कृतिक भवन जो बना है, तो वहां पर लॉर्ड बुद्धा पर एक बहुत ही अच्छा नाट्य होने वाला है। ओके। इसके अलावा अनेक अनेक अपने अपने कल्चर को लेकर अनेक अनेक राज्यों से लोग आकर के भारत की विभिन्न कल्चर को दिखाने वाले हैं। राइट। एक सवाल मेरा ये भी है कि इस समुच्चय समारोह में लगभग 20,000 का आपने एक टारगेट सेट किया है कि 20,000 लोगों वहाँ पे रहेंगे, इसकी उम्मीद है। तो रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उनके लिए क्या एकोमोडेशन अवेलेबल होगा, या उन्हें स्वयं करना होगा, या टेंट सिटी की बात हो रही थी, उस पर कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है? टेंट सिटी की बात हमारी चल रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल है, और उस बीच में सरकार के लिए भी कुछ कर पाना संभव नहीं है। हाँ। तो टेंट सिटी के लिए उन्होंने एनओसी मांगा था कि आप टेंट सिटी कहाँ लगाएंगे, तो राइट। हमने प्रस्ताव दिया था कि मगध यूनिवर्सिटी में हम लगा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एनओसी के लिए कहा था, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि मगध यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ने भी एनओसी हमें दे दी है वाह। इसके बाद में। लेकिन अभी जब तक बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक टेंट सिटी पर कोई भी ऐसा हम चर्चा नहीं कर सकते या हम नहीं बता सकते। और टेंट सिटी अप्रूव अभी तक ना होने के कारण हम लोगों को रहने की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं से करें। बोधगया में बहुत सारे विहार हैं, राइट। बहुत सारे होटल हैं। विहार और होटल के अलावा जो आसपास के गांव हैं हाँ हाँ। वहां पर भी लोग होम स्टे देते हैं अच्छा, चैंटिंग ओके। के दौरान में। हाँ। तो अगर आप लोगों को कहीं होटल में ना मिले, विहार में ना मिले, तो आप थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के प्रेमाइसिस में गांव में जाइए। अच्छा। बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो लोग अपने घर में भी रहने की जगह देते हैं। तो आप जरूर आइए जितना भी आपसे संभव होता है। और जैसे ही टेंट सिटी हमारे पास में अगर आ जाती है तो हम निश्चित रूप से सभी को सूचित करेंगे और सभी के रुकने की व्यवस्था फिर टेंट सिटी में हो सकती है। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक सवाल ये भी है कि इस बार जो इंडिया ऑर्गेनाइजर है, तो बड़े पैमाने पे वॉलंटियर्स भी काफ़ी लोगों ने अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 1000 से भी अधिक युवा जो है विशेषता, वो युवा अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी संकेत भी है कि हमारे युवा स्वयं होके आगे आ रहे हैं कि हम ये सारा जो मैनेजमेंट है हम करेंगे, सेवा देंगे। तो वॉलंटियर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है? और ये जो वॉलंटियर्स का भी आपने स्टॉप भी किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स हो गए हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, सेवा के लिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सेवा का भाव बहुत भरा जी हुआ है हाँ। और सभी लोग सेवा देना चाहते हैं। हाँ। और भगवान बुद्ध की बोधि ज्ञान स्थली बोधगया में कौन सेवा नहीं देना चाहेगा, उनका अनंत पुण्य है उसमें। इसीलिए सेवा देने के लिए लोग तो बहुत है, लेकिन वहां पर काम बहुत ज्यादा है। राइट। इसीलिए वॉलंटियर्स के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि ओके। उनकी उम्र 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई हेल्थ इशू ना हो और भाग दौड़ कर काम कर सके। इसके अलावा आपका उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपने ध्यान साधना किया होना चाहिए ताकि मन आपका शांत हो, क्योंकि एग्जैक्टली। जब काम बढ़ता है तो मन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। तो अभी हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, हमें केवल 800 से 900 वॉलंटियर की आवश्यकता थी, परंतु फिर भी 1200 वॉलंटियर हमारे अच्छा। पास में हो चुके हैं। ग्रेट। हाँ। और अभी डेली नए वॉलंटियर्स के लिए नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इससे ज़्यादा वॉलंटियर्स नहीं ले सकते हैं। 1200 हाँ। ऑलरेडी हमारे पास मोर देन इनफ है, तो हम उससे ज़्यादा नाम नहीं ले सकते हैं। तो वॉलंटियर्स अभी आ रहे हैं। वॉलंटियर्स अपने अभी वहाँ पर अकोमोडेशन की व्यवस्था वॉलंटियर्स के लिए केवल, और भोजन की व्यवस्था जो है सभी के लिए रहेगी, लेकिन अकोमोडेशन वॉलंटियर्स को केवल दिया जाएगा। तो वॉलंटियर्स अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से वहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं, पुण्य अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा, युवा जो है वो भी बहुत आगे आ रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं को बहुत कम अवसर मिलता है। और युवा जो है 10 दिन का समय निकाल करके अपनी नौकरी से, पढ़ाई से निकाल कर आ यस। रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि युवा जो है धर्म में आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। ये आपका अनुभव पिछले कुछ सालों में, मतलब इस साल आप स्वयं ट्रेजरर भी है। कैसा अनुभव आप देख रही है कि पहली बार भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो भारत के लोगों की किस तरह का एक समर्पण आपको देखने को मिला या एक एक्साइटमेंट देखने को मिला कि क्योंकि वैसे तो बोधगया काफ़ी दूर भी है, काफ़ी वहाँ जाने के लिए ट्रेन्स का भी पर्याप्त ट्रेन्स नहीं है या फिर डायरेक्ट ट्रेन्स भी नहीं है, फिर भी अधिक से अधिक लोग रजिस्टर कर रहे हैं। तो किस तरह से आप लोगों के कमिटमेंट को देख रहे हैं? लोग बहुत उत्साही हैं, हुँ। लोगों को बहुत गर्व, क्योंकि मैंने जहाँ-जहाँ जाकर मैं प्रचार के लिए गई, मध्य प्रदेश में भी, राइट। महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर मैं गई, तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं लोगों को आईटीसीसी के बारे में मैंने बताया और वहाँ पर जैसे ही मैंने कहा कि 19 साल के बाद ये हाँ। 20वां साल है और ये पहली बार है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का मुख्य आयोजक देश है। राइट। तो ये सुनते ही लोग तालियां बजाते। अक्सर हम लोग विहारों में तालियां अवॉइड करते हैं, साधु राइट, साधु 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 कहते बोलते हैं। हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलती तो लोग भूल जाते कि हमको साधु हाँ, बोलना है, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। एग्जैक्टली। तो वो हाँ। तालियां बजाते हैं जोर से, तो उसी से पता चलता है कि लोग बहुत उत्साही हैं। हम्म। निश्चित रूप से लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, फ्लाइट्स की हाँ। टिकट भी उस समय बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, यस। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बसेस की सुविधा भी बोधगया तक डायरेक्ट नहीं है, आपको वाराणसी से, फिर वाराणसी से हाँ। बोधगया आपको जाना होगा। लेकिन फिर भी लोग बहुत उत्साही और कैसे भी करके लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे 27 देशों के, जैसा आपने कहा कि 27 देशों के बौद्ध उपासक और बुद्धिस्ट मंक्स भी रहेंगे और भारत के भी काफ़ी अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं। कर्नाटक से आंध्र, तेलंगाना, चारों महाराष्ट्र, दिशाओं से, चारों नॉर्थ, दिशाओं से ईस्ट लोग आ रहे हैं। इवन हाँ, साउथ, लद्दाख से वेस्ट। लेके दार्जिलिंग जी, तक जी, सभी जी। जगह से लोग आ रहे हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज कैसे होगा, या ये जो फॉरेन के बुद्धिस्ट है, जिसे हम ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट के, और जो इंडियन बुद्धिस्ट है, इनके बीच में संवाद कैसे स्थापित होने जा रहा है? भाषा हमारी तो इंग्लिश है, लेकिन
मैंने एक चीज देखी कि मैं अभी जैसे बाहर भी थी, तो मैंने देखा कि वहाँ महायाना में एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गई थी वैंकूवर कनाडा में। हाँ हाँ तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर तिब्बतन कल्चर के भी भिक्षु थे, लामा जी तो थे, नन्स भी थी, वियतनामीज नन्स भी थी महायानी, और हम थेरावाद से, थाईलैंड के, श्रीलंका राइट के, और हमें इंडिया से थी। तो मैंने देखा कि जब वहाँ महायान की चैंटिंग होती है तो वो लोग सब अलग अलग भाषाओं में करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा त्रिपिटक अपनी अच्छा अपनी भाषाओं में कन्वर्ट किया हुआ है। हाँ हाँ तो जब वियतनामीज चैंटिंग करते हैं तो तिब्बतिन जो महायानी हैं वो उनके साथ में चैंटिंग नहीं कर सकते, ओके ताइवानीज उनके साथ में चैंटिंग नहीं, उनकी अपनी अलग चैंटिंग रहेगी। हाँ लेकिन जब हमारे भारत थेरावाद में की आते बात हैं आती है, हाँ तो फिर वो थाईलैंड से हो, श्रीलंका से हो, इंडिया सेम से हो, वी आर वन, कि यस हमें सिर्फ पाली भाषा में पाली ही में ही चैंटिंग करना है करनी है। हाँ तो ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। राइट तो जितना भी वहाँ पर होता है, तो वहाँ कम्युनिकेशन के लिए तो निश्चित रूप से हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, और कुछ ट्रांसलेटर्स हैं जो भारत से अच्छे, जो इंग्लिश जानते हैं, तो वहाँ पर एज अ ट्रांसलेटर भी काम करते हैं, कालचक्र ग्राउंड में भी, मेन टेम्पल में भी, कि जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो वो हम लोग हिंदी में भी अनुवाद करके बताते हैं। राइट लेकिन जो चैंटिंग होती है वो सारी एक ही भाषा में होती है, पाली भाषा में, तो उसमें तो कोई दोराहे ही नहीं आते हैं कहीं पर भी। बिल्कुल तो ये जो चैंटिंग होती है बोधि टेम्पल के नीचे तो वहाँ पे जैसा हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि पाली भाषा में ही होती है जी लेकिन सबके स्वर अलग अलग होते होंगे मतलब थाईलैंड के मंक्स जो है या फिर श्रीलंका के या ब्रह्मदेश के है या फिर बाहर देशों के जो लोग आते हैं ये अलग अलग टोन उसका होता है टोन अलग अलग रहता है, लेकिन एक टोन हम लोग सेट करते हैं। ये ओके इसके लिए अभ्यास किया जाता है। जैसे ही वर्षावास शुरू होता है अभी जुलाई में, आषाढ़ पूर्णिमा से, हाँ हाँ तो वो जो एक ग्रंथ है जिसमें से जो हमें पढ़ना है इस साल, वो सुत्त सारा पिटक विनय पिटक, अब विनय हमारा पिटक विनय पिटक चल रहा है। अच्छा तो जो विनय पिटक में जो चैप्टर हमें पढ़ना है, वो सभी मंक्स को, जो लीड करने वाले मंक्स हैं हर कंट्री के, उनको भेज दिया जाता है, और उनको एक टोन में प्रैक्टिस कराने के लिए बोला जाता है। ओके तो वहां पर जो लीडिंग, पर डे कोई ना कोई लीडिंग कंट्री रहती है। राइट तो एक दिन श्रीलंका लीड करेगा, एक दिन इंडिया लीड करेगा। तो जो मेन जो माइक होता है, साउंड होता है, वो उन लीडिंग कंट्री के पास में रहता ओके है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम लोग एक सुर में आ जाते हैं। वो सभी जो लोग लीडिंग कंट्री जिस टोन में कर रही है चैंटिंग, अच्छा बाकी पीछे बैठे हुए सारे देशों के लोग उसी टोन में चैंटिंग करते हैं। ओके नेक्स्ट डे थाईलैंड करेगा तो वो उसी टोन में, सब पीछे बैठे हुए उसी टोन में करेंगे। तो हम लोगों की टोन भी एक मिलने लगती है, कि अगर हम थाईलैंड में कभी गए और हमें उनके साथ चैंटिंग करना हुआ, तो हमें पता रहेगा कि हम लोग कैसे चैंटिंग, थाई वाले कैसे चैंटिंग करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ राइट सीखा है। राइट तो ये बोधगया चैंटिंग से हमें ये भी लाभ मिलता है कि हम प्रत्येक देश का जो सुर है, जो हाँ लय हाँ है, उसको हम सीख जाते हैं। ओके ग्रेट अच्छा ये जो चैंटिंग में क्या जो उपासक है वही बैठ सकते हैं उपासक उपासिकाएं या फिर उन्हें आप कालचक्र ग्राउंड में ही कुछ एलईडी की वगैरह व्यवस्था होती है नहीं, मेन टेम्पल में भी उपासक उपासिका बैठते हैं, क्योंकि अभी तक प्रत्येक वर्ष में 12 से 15,000 लोग रहते थे। अच्छा परंतु इस बार भारत मुख्य आयोजक है, तो हमारी 20,000 की हमारी जो कैपेसिटी है, तो मेन टेम्पल में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था मुश्किल है, संभव कम है। तो वहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका सभी बैठ सकते हैं। परंतु यदि लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं और वहाँ जगह नहीं है, तो हम लोग कालचक्रा में भी एक बड़ी एलईडी लगाई जाएगी, जिसमें से मेन टेम्पल का पूरा प्रसारण रहेगा, राइट और वहां पर भी प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी बैठने की सभी की। तो जो लोग मेन टेम्पल में नहीं आ पा रहे, उनके बैठने की जगह नहीं है, तो वो काल चक्रा में बैठकर ही एलईडी से ही, और अपनी किताब वहां लेकर के वहीं पर ही चैंटिंग कर सकते हैं साथ में। अब ये जो 20 साल पहले शुरू हुआ था सिस्टर वांगमुडिक से और उनके पिताजी ने इस चैंटिंग की शुरुआत की थी और लगभग अभी 20 साल बाद भारत इसका आयोजन कर रहा है अगले कितने सालों तक ये चैंटिंग का प्रोग्राम चलेगा और इससे क्या संदेश दुनिया को जा रहा है जो वांगमो जी और उनके पिताजी का जो स्वप्न था कि हम्म भारत में भगवान बुद्ध का धम्म वापिस शुद्ध रूप में आए, राइट तो हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष अपना ज्ञान लोगों में बांटा। राइट 35 वर्ष की उम्र में भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, और 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। राइट तो इनका भी जो संकल्प है चैंटिंग का, वही 45 वर्षों का है। अच्छा ओके पूरे 45 वर्षों का है। ये कनेक्शन मालूम नहीं कि उन्होंने सोचा है, लेकिन ये मेरे माइंड में आया कि वो राइट कनेक्शन वहां से है 45 वर्षों में। तो हम्म जैसे भगवान ने 45 वर्षों में पूरा ज्ञान दिया, तो हम्म यहाँ भी 45 वर्षों में त्रिपिटक संगायन पूरा करना है। और मतलब अगले 45 और 25 साल 25 तक वर्ष, तो ये हाँ 20वां वर्ष है, तो आगे आने वाले 25 वर्ष और हैं। हम्म, सुत्त पिटक समाप्त हो चुका है पढ़कर राइट 17 सालों में। हाँ पिछले 2 वर्ष से विनय पिटक शुरू है। हम्म, विनय पिटक खत्म होते ही अभिधम्म पिटक शुरू होगा। राइट तो उनका जो उनका लक्ष्य है वो ये है कि 45 वर्षों में हम इसे खत्म करें। और केवल चैंटिंग को ही खत्म करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन 45 वर्षों में भारत में जो उनका मुख्य उद्देश्य था,
भगवान बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित करने का, राइट, वो लक्ष्य वो कहाँ तक पहुंचा वो उसका भी आकलन करते हैं। एग्जैक्टली, तो हाँ। आज देखिए कि आज से अगर 19 साल पहले, ठीक है मेरी तो उम्र बहुत कम है, हम्म, आप तो जानते होंगे, तो 19 साल पहले शायद आपके संज्ञान में ये सारी चीजें नहीं रही नहीं होंगी, थी, हाँ। लेकिन आज आप जो है मीडिया हेड है, वहां पर लीड कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, तो 19 वर्षों में यहाँ तक हमें नॉलेज आई है। तो भारत में ऐसे ही ना जाने कितने लोग 19 वर्ष पहले अज्ञानता में रहे होंगे, राइट, लेकिन आज काफी उनके अंदर ज्ञान आया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में जो उनका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को हम लोग भी पूरा करने में लगे हैं कि भारत में भगवान बुद्ध का धम्म शुद्ध रूप में पुनर्जीवित हो, वो पूरा होगा। चैंटिंग करना केवल उद्देश्य नहीं है। चैंटिंग निश्चित रूप से पाली भाषा का संग्रहण करना, पाली भाषा को पुनर्जीवित करना, अपनी आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करना, वो तो उद्देश्य है ही। सभी देशों से एक एकता बिठाना, वो तो राइट, उद्देश्य है ही। लेकिन इसके अलावा इस साल जैसे कि पिछले वर्ष उन्होंने पूरे नॉर्थ से साउथ भारत में, उत्तर हाँ, और दक्षिण में यात्रा की धम्म थी। यात्राएं की। वो विदेश के भिक्षु पैदल चल चलकर उनके पैरों में भी खून आ गया, इस तरह से उन्होंने धम्म यात्राएं की कठोर। हाँ, लेकिन उन्होंने देखा कि उस धम्म यात्रा के दौरान कि बहुत सारे विहार ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर बुद्ध प्रतिमा भी हाँ, नहीं है, और विहार अभावग्रस्त हैं। विहारों में चैंटिंग बुक नहीं है कि लोग वंदना कर सके। तो इस साल 220 मूर्तियां, 4 फीट की मूर्ति है वो, ओके, 220 मूर्तियां पूरे भारत में बांटी जाएंगी। जिस जिस विहारों में अभावग्रस्त थी तो उनको बांटी जाएंगी। तो 220 मूर्तियां इस बार बांटी जा रही हैं। उसके अलावा चैंटिंग बुक बांटी जा रही है। हाँ, इसके अलावा जब जो ऐसे स्थान हैं भगवान बुद्ध के जिन्हें अभी तक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोजा नहीं है, उसकी खोज नहीं की, उसका संरक्षण नहीं किया है, तो ऐसे स्थानों को दीपक आनंद जी हमारे बीच में राइट, जुड़े हुए हैं। आप जानते होंगे जो चीनी यात्री हुनसांग, वेलसंग, उनके जीवन को पढ़ करके और भारत में ऐसे स्थानों की खोज कर रहे हैं। तो वो ऐसे स्थानों को खोजते हैं और फिर ये आईटीसीसी का चैंटिंग का जो ग्रुप है, ये हाँ, हाँ, संघ के साथ उन स्थानों पर जाकर पूजा वंदना करके उन स्थानों का पूरा निरीक्षण करता है और उन स्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को अप्रोच करता है। ग्रेट, तो ये केवल आध्यात्मिक पाली भाषा इनका उत्थान नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अनेक देशों का भारत में आना, अनेक देशों के द्वारा भारत में धम्मदूत बनकर आना। धम्मदूत हम जानते हैं सम्राट अशोक के काल से आ रहा है, तो धम्मदूत बनकर आना, भारत में ऐतिहासिक जो स्थान है भगवान बुद्ध के, उनको संरक्षित करना, उनको पुनर्जीवित करना, और इसके अलावा भारत के बुद्ध विहार जो हैं जहाँ अभावग्रस्त हैं, वहाँ पर प्रतिमाएं, चैंटिंग बुक आदि दान करके उनको भी बुद्धिज्म में ऊपर उठाना। तो ये सारे काम एक चैंटिंग के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे हैं। ग्रेट। एक जब क्लोजिंग सेरेमनी जब होती है चैंटिंग की, तब क्लोजिंग सेरेमनी होने के बाद में एक जेठियन वैली वर्क होता है। जी, तो वो जेठियन वैली वर्क कितने लंबे अंतराल का होता है और उसकी क्या विशेषताएं है, किस याद में होता है वो? जेठियन वैली जो राजगीर का रास्ता है, जिस रास्ते से भगवान राजगीर गए थे, ओके, वो रास्ते पर, वो पहाड़ी वाला रास्ता है, तो वो हम्म, पहाड़ी वाले रास्ते पर 14 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा होती है। राइट, तो उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोध गया से राजगीर के लिए बस प्रोवाइड करते हैं। ओके, ड्यूरिंग चैंटिंग ही मेन टेम्पल में एक काउंटर रहता है। जो भी जेठियन वैली में ज्वाइन होना चाहता है, आप अपना नाम वहां जाके रजिस्टर करवाइए ओके, उस काउंटर पे। 13 तारीख को सुबह बस निकलती है बोध गया से, और वो राजगीर का, फिर वहां से पैदल वो लोग सभी लोग चलते हैं, अच्छा, और वो भगवान बुद्ध के जो रूट था उसी रूट पर चलते हैं, और वहां 14 किलोमीटर की पदयात्रा करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां भगवान बैठा करते थे। ओके, और फिर वहां जाकर सेरेमनीज होती हैं पूरे दिन की, और फिर वो रात को वापस लौट कर आते हैं। तो अच्छा, जेठियन वैली की विशेषता ये है कि बोध गया, हम जानते हैं बोध गया से लगा हुआ नालंदा और राजगीर है, वो भी ऐतिहासिक स्थान रहा है। भगवान बुद्ध भी अपने काल में वहां पर गए हैं। तो केवल बोध गया ही नहीं, उसके आसपास के परिसर को भी हमें कवर करना है। भगवान बुद्ध की जो ऐतिहासिक जो रास्ता रहा है, मार्ग रहा है, जिस पर भगवान स्वयं चल के गए, तो वहां चलना और वहां की भी आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करना, वो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ग्रेट। एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि वहाँ पे जब इतने सारे लोग इकट्ठा आएंगे बुद्ध गया में, तो उनके लिए कुछ हेल्थ कैंप भी आपने रखा है और साथ साथ में वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो उन्हें गाइड करेंगे। तो ये सामूचा जो एक क्राउड रहेगा वहाँ पे, क्या डिसिप्लिन के साथ उनको रहना है और किस तरह का संदेश वहाँ से लेके अपने गांव तक, घर तक जाना है?
मेडिकल कैंप की बात करें तो एक थाईलैंड का एक फाउंडेशन है, मेहता आनंद फाउंडेशन। राइट। वे प्रत्येक वर्ष वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं और फ्री मेडिकल सेवाएं वहाँ पर देते हैं। ओके। तो इस साल भी मेहता आनंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, तो हम्म। उस चैंटिंग के दौरान में किसी को भी कोई हेल्थ इशू होता है तो राइट। वहाँ जाकर के मेन टेम्पल में ही परिसर में लगाया जाता है ओके। वो। तो आप वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का इस पूरी चैंटिंग में बहुत बड़ा रोल है, एग्जैक्टली। क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और हम जानते हैं कि भारत के लोगों में श्रद्धा बहुत है, थोड़ा-सा प्रज्ञा का अभाव है। तो एग्जैक्टली। श्रद्धा होने के कारण में वो बस संघ को देखना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, तो वो बहुत वॉलंटियर्स का वहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। तो वॉलंटियर्स इसीलिए रखे गए हैं कि वो सभी को अनुशासित करें। तो एग्जैक्टली। वॉलंटियर्स वहाँ पर भोजन परोसने में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, भीड़ को मैनेज करने में, सर्विंग में, हर चीज़ में जो है वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो 1000 से 1200 वॉलंटियर्स हमारे पास में हैं और ये पूरा रोल वो अदा करेंगे कि वो पूरे भीड़ को अनुशासित करेंगे और एक पद्धति से उनको चलाने का प्रयास करेंगे। शुरू के 1-2 दिन में मैनेजमेंट में थोड़ा-सा समय लगता है और इस बार भारत का इतना बड़ा आयोजन है, यस। तो भारत के लिए भी एक नया अनुभव है। चैलेंजिंग है, हाँ। पर मुझे लगता है कि अगर हम लोग सच में दृढ़ निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में और पुण्य अर्जित करने का भाव लेकर के वहाँ जाएँ, निस्वार्थ सेवा के भाव से जाएँ, तो निश्चित रूप से भारत अन्य देशों से भी बेहतर करके दिखाएगा। भारत के लोगों को क्या करना है मतलब वहां जाने के बाद? वहाँ जाने के बाद सबसे बड़ी बात, भारत में जो एक सिविक सेंस जो होता है, हाँ। वो अनुशासित आपको काया और वाणी, हम लोग अगर धर्म की भाषा में हमेशा कहते हैं कि आप काया और वाणी को संयमित कीजिए। तो आप लोगों को वहाँ पर अकोमोडेशन आपको अपनी बुक करनी है, भोजन और नाश्ता आपको मिलेगा, लेकिन भोजन और नाश्ते के समय आपको एक लाइन में, पद्धति में लगना है। एग्जैक्टली। आपको अपनी काया पर अनुशासन रखना है, किसी से लड़ाई, क्योंकि वैसे भी हम लोग भगवान की भूमि पर जा रहे हैं, कोई हमको एक शब्द भी गलत बोलता है राइट। तो भी हमें लगता है कि हम अपने कर्म ना निर्माण करें, क्योंकि हम लोग भगवान की धरती पर हैं। राइट। तो वहाँ पर जाकर आपका शीलों का अपने आप पालन होता है। शीलों का पालन होगा, काया वाणी संयमित होगी, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पुण्य अर्जित आप कर पाएँगे। और वहाँ जो परंपराएँ आप देख कर आएँगे, अनेक-अनेक देश किस प्रकार से, भारत में भगवान बुद्ध 45 वर्ष रहे, लेकिन जिस प्रकार से हमने बुद्ध को नहीं जाना, उससे कहीं अधिक विदेशों के लोग बुद्ध को जान रहे हैं। तो ऐसा जब वो देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में भगवान बुद्ध के प्रति, उनके धर्म के प्रति और श्रद्धा जागेगी। तो वो वहाँ से वो लेकर जाएँगे। निश्चित रूप से उन्हें पुस्तक जो वहाँ चैंटिंग की जाती है, वो पुस्तक कभी वापस नहीं ली जाती, उनको घर ले जाने के लिए दी जाती अच्छा, है। ओके। हर साल नई पुस्तकें छपती हैं और हर साल उन्हें घर ले जाने के लिए दी जाती है। तो वो पुस्तकें वो वहाँ से लेकर के जाएँगे और वो पुस्तकों को जब-जब वो देखेंगे तो उन्हें वो धरोहर याद आएगी जो बोध गया में वो देख कर आए हैं। और निश्चित रूप से वो अपने-अपने क्षेत्र में जाकर के भगवान बुद्ध के और बोध गया के वहाँ के पवित्र भूमि के बारे में, उसके महत्व के बारे में और अनेक देशों की बौद्ध परंपराओं के बारे में लोगों को ज़रूर बताएँगे। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद अय्या जी, आपने त्रिपिटक चैंटिंग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और हमारी जो विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने का काम जो बुद्धिस्ट लोग भारत के बाहर के करते हैं, उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हमें भी उन्हें सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। और अंततः अय्या जी ने जो बताया कि काफ़ी अनुशासन में हमें रहना है और संयमता के साथ आगे जाना है और अपने पुण्य भी वहाँ अर्जित करना है। तो आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में अनुशासन में बुद्ध गया आएँगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।